इस समय बिजली के विशालकाय सांप के नीचे खड़े नील के शरीर पर तारों की रोशनी मंद पड़ने लगी थी। इसके साथ ही घने काले बादलों के ऊपर दिखाई दे रहे दोनों तारे भी मंद पड़ने लगे। एक बार जब तारों की रोशनी गायब हो गई तो वह उस बिजली के सांप का विरोध करने के लिए केवल अपने शरीर पर भरोसा कर सकता था। इस समय बिजली की तरंगें नील के शरीर के चारों ओर कस गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मौत के देवता के हाथ नील की जिंदगी को नर्क में ले जाना चाहते हों। जल्द ही तारों की रोशनी भी गायब हो गई और आकाश में मौजूद तारे भी बादलों में छिपने में कामयाब। तभी नील के शरीर में हड्डियों को छेदने वाला दर्द फैल गया। सौभाग्य से उसका शरीर बहुत अत्याचारी था। अगर उसकी जगह कोई सामान्य बुद्ध मंडल योद्धा होता तो वह तुरंत इस शक्तिशाली बिजली द्वारा निगल लिया जाता और उसकी राख भी नहीं बचती। इस समय नील के शरीर पर भी काले निशान दिखाई देने लगे थे, मानो वह कोयले की खदान से बाहर निकला मजदूर हो। तभी अचानक नील तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और बिजली के सांप के पेट तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद नील ने अचानक अपने शरीर को फैलाया और अपने शरीर से सर्पशल्कों की शक्ति का विस्फोट कर दिया। इसी के साथ सर्पशल्कों की शक्ति एक अदृश्य तलवार की तरह फैल गई और सीधे बिजली के सांप को काट दिया। एक ही पल में बिजली का सांप बीच से दो हिस्सों में विभाजित हो गया। यह दृश्य सूर्यमंडल योद्धाओं की नजर में बेहद चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे नील ने सचमुच अपने नंगे हाथों से किसी विशाल दिव्यनाग को दो हिस्सों में फाड़ दिया हो। लेकिन तभी बिजली के सांप के दोनों हिस्से विपरीत दिशाओं में चले गए और दो छोटे सांपों में बदलकर फिर से नील पर झपट पड़े। नील ने चिंतित होकर सोचा, ये बिजली के सांप अमर है, मैं इनसे निपटने के लिए अपने शरीर पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सोचकर नील का चेहरा भी काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उधर बिजली के सांपों ने नील को सोचने का कोई मौका नहीं दिया और उसे दोनों तरफ से घेर लिया। नील ने परेशान होकर सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? नील का चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन उसी समय नागराज पद्मनाभ ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नील, क्या तुम अपनी प्रतिभा भूल गए हो? नील ने आश्चर्य से मन ही मन पूछा, मेरी प्रतिभा? दोनों बिजली के सांपों को करीब आते देख नील ने मन ही मन पूछा। नागराज पद्मनाभ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें नियमों का आलिंगन प्राप्त हुआ है और तुम बिजली के नियम को पहले से समझते हो। जैसा कि मैंने कहा था, दैवीय शुद्धिकरण योद्धाओं के लिए एक अवसर की तरह है। पितृलोक में कई प्रतिभाशाली योद्धा हैं जो उत्सुकता से उम्मीद करते हैं कि उनका दैवीय शुद्धिकरण अधिक मजबूत होगा। यह वैसा ही अवसर है, एक अवसर बिजली के नियम को समझने के लिए। उनकी बात समझते ही नील की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। नील ने उत्साहित होकर सोचा, एक अवसर बिजली के नियम को समझने के लिए? तभी नागराज पद्मनाभ ने आगे कहा, हाँ, बिजली के नियम को समझो और इस बिजली के सांप को नियंत्रित करो। यह सुनकर नील का दिल धड़क उठा। नील को ठीक से न सोच पाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इससे पहले उसने अपना सारा ध्यान इस संकट का विरोध करने में ही लगाया था, लेकिन वह भूल गया था कि वह न केवल दैवीय शुद्धिकरण का विरोध कर सकता था, बल्कि उसका उपयोग भी कर सकता था। वूश! नील की आकृति चमकी और वह बिजली के सांपों के हमले से बचने लगा। तभी दोनों बिजली के सांप एक दूसरे से जुड़ गए और फिर से नील के सिर की ओर बढ़ने लगे। क्रैकल! इस प्रक्रिया के दौरान मोटी बिजली की तरंगें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं, जिनमें से कुछ सीधे जमीन पर गिरी और कुछ सूर्यमंडल के विशेषज्ञों की तरफ बढ़ गईं। लेकिन सभी सूर्यमंडल विशेषज्ञों ने अपनी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर रखा था, इसलिए बिजली तरंगें चाबुक की तरह उनके कवच से टकरा गईं, जिससे उनका कवच भी कांप उठा। नील ने ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा, बिजली का नियम। नील ने दिव्यनाग जाति के स्मारक पर बिजली के नियम के पहले स्तर को समझ लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि वह इस समय बिजली के नियम के चौथे स्तर का सामना कर रहा था। ऐसे में उसे समझना इतना आसान नहीं था। इस समय नील का शरीर हवा में तेजी से लहरा रहा था। साथ ही उसने अपना पीछा कर रहे बिजली के सांप में निहित
बिजली के नियम को भी ध्यान से देखना शुरू कर दिया। इस समय उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था और चमकदार बिजली में मौजूद नियम धीरे धीरे उजागर कर रहा था। किसी नियम के साथ का संबंध जितना ज्यादा गहरा होगा, उसे उतनी ही तेजी से समझा जा सकता है, और नियमों के आलिंगन का अनुभव करने के बाद नील के लिए किसी भी नियम को समझना मुश्किल नहीं था। लेकिन कम समय में बिजली के नियम को समझना आसान नहीं था। यह तो बताने की जरूरत भी नहीं थी कि इस समय बिजली के सांप ने नील को भारी दबाव में डाल रखा था। अगले ही पल उसने फिर से झपट्टा मारा और नील को एक ही झटके में निगल लिया। इस बार नील ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह पूरी तरह से नियमों की दुनिया में डूबा हुआ था। बिजली की हर तरंग में निहित नियम किसी पहेली के टुकड़ों की तरह थे, जो नील के दिमाग में एक साथ जुड़ रहे थे। वह अपने शरीर की सीमा तक पहुंचने से पहले बिजली के नियम को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता था। 1 सांस, 10 सांसें, 20 सांसें। इस दौरान बिजली लगातार नील के शरीर को नष्ट कर रही थी, यहाँ तक कि उसका आकाश हथियार शरीर भी बिजली के प्रहारों का सामना नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उसका शरीर झुलस गया था और उससे जलने की गंध आने लगी थी। उसका शरीर अब और सहन नहीं कर पा रहा था। नील के पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि पहले स्तर से चौथे स्तर तक के नियम के टुकड़े लगातार उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने थोड़े समय में ही पहेली का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया था। हालांकि समस्या यह थी कि उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सकता था और उसे लगने लगा कि उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। अगर वह यहाँ खड़ा रहा और बिजली के सांप को इसी तरह हमला करने दिया, तो बिजली के नियम के चौथे स्तर को पूरी तरह से समझने से पहले ही उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकता। इससे पहले उसने इस बिजली के सांप का सामना करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी सोच बहुत बचकानी थी। इसलिए उसने धीरे से आह भरी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने सीधे शक्ति हस्तांतरण को सक्रिय कर दिया। नील ने दृढ़ता से उच्चारण किया, हस्तांतरित भव। शक्ति हस्तांतरण को सक्रिय करने के बाद नील ने बिजली की शक्ति को सहन करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया। बूम! अचानक श्वेत सागर में एक बड़ी लहर उठी। पहली लहर के प्रकट होने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, अनगिनत विशाल लहरें प्रकट हुईं और फिर चुपचाप गायब हो गई। नील ने अपने शरीर पर डाली जा रही सारी शक्ति को श्वेत सागर में हस्तांतरित कर दिया था। शक्ति हस्तांतरण की मदद से नील को आखिरकार बिजली के नियम को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। नील ने आत्मविश्वास से सोचा, मैं पहले ही बिजली के नियम के दूसरे और तीसरे स्तर को समझ चुका हूँ। इस दौरान नील ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और वह चमकती बिजली के भीतर के नियमों को आत्मसात कर रहा था। किसी भी नियम का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे समझना उतना ही कठिन होता है। बिजली के नियम के पहले, दूसरे और तीसरे स्तर को समझना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद नियम को समझने की कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं श्वेत सागर में पानी की विशाल लहरें लगातार उछलती रहीं और अंत में एक विशाल सुनामी का निर्माण हुआ। यह सुनामी सैकड़ों गज ऊंची थी और सीधे श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र की ओर ही बढ़ रही थी। अगर यह सुनामी इसी तरह बढ़ती रही तो शायद वह पूरे श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र को डुबो देगी। जाहिर है, चारों दैवीय साम्राज्य ऐसा होते नहीं देखना चाहते थे। इसलिए जब सूर्यमंडल के 3 विशेषज्ञों ने सुनामी को अपनी ओर बढ़ते देखा, तो उनकी आकृतियां टिमटिमा उठीं और वे सीधे सुनामी का सामना करने लगे। एक सूर्यमंडल योद्धा ने आदेश देते हुए कहा, बाधा का निर्माण करो और इस सुनामी को रोको। दूसरे सूर्यमंडल योद्धा ने चिंतित होकर कहा, हम इसे रोक नहीं सकते। अगर हम इस सुनामी को रोक देते हैं और यह वापस लौटकर दूसरी तरफ गई, तो मुझे डर है कि श्वेत सागर के किनारे के नगर नष्ट हो जाएंगे। तीसरे सूर्यमंडल योद्धा ने दृढ़ता से कहा, तो फिर चलो इस सुनामी को ही खत्म करें। 3 सूर्यमंडल योद्धाओं के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने सुनामी को अलग करने के लिए 2 अवरोध बनाए।
जिसके बीच में मौजूद सुनामी आगे पीछे टकराती रही और इसे शांत होने में कुछ समय लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनामी को खत्म किया, कुछ ही दूरी पर एक और सुनामी बनी और श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर तीनों सूर्यमंडल विशेषज्ञ ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान प्रकट की। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने सुनामी को शांत कर दिया। वहीं ऊर्जा हस्तांतरण तकनीक के संरक्षण में नील को अब बिजली के सांप से कोई डर नहीं था। इस समय बिजली का सांप पूरी तरह से नील के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। चूंकि नील के शरीर के चारों ओर बहुत सारी बिजली की तरंगें लिपटी हुई थीं, इसलिए भीड़ उसके शरीर को साफ साफ नहीं देख पा रही थी। वे बीच में सिर्फ एक चमकती हुई सफेद रोशनी की गेंद ही देख पा रहे थे। पवन सम्राट ने आश्चर्य से कहते हुए कहा, बिजली के नियम की चौथी परत। अगर मैं इतनी शक्तिशाली बिजली से घिरा होता तो मैं भी बच नहीं पाता। ये कहते हुए पवन सम्राट ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। पवन सम्राट ने विस्मय से कहा, लेकिन नील वास्तव में इतने लंबे समय तक जीवित रहा। सम्राट विश्वेश्वर चोल ने चिंतित होकर कहा, दैवीय शुद्धिकरण की पहली लहर लंबे समय से शांत नहीं हुई है। इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं नील वहां से कैसे निकलेगा। ये कहते हुए सम्राट विश्वेश्वर चोल ने भी भौहें सिकोड़ ली। भले ही नील श्वेत सागर में ऊर्जा हस्तांतरित कर सकता था, लेकिन बिजली के सांप की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। तो क्या यह संघर्ष इसी तरह जारी रहने वाला था? ये दृश्य देखकर सूर्यमंडल के विशेषज्ञ केवल हल्की सी आह भर सके। वे जानते थे कि अब भी वे इस तरह के भयानक दैवीय शुद्धिकरण का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। तो फिर पहले की तो बात ही छोड़ दें। पार्थ वास्तव में बहुत राक्षसी था। उसने वास्तव में इस तरह के भयानक दैवीय शुद्धिकरण को आकर्षित कर लिया था। कोई ऐसा अस्तित्व जो स्वर्ग की अवहेलना करता है, उसे स्वर्ग द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सोचकर सभी ने अपने दिल में आह भरी। वे लोग नील के भाग्य के बारे में निराशावादी थे, लेकिन कुछ समय बाद भीड़ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बिजली के सांप का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। भीड़ में किसी ने आश्चर्य से कहा, क्या यह पहली लहर का अंत है? लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे कमजोर हो सकता है? भीड़ में किसी ने भ्रमित होकर कहा, बिजली के सांप का कमजोर होना अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। भीड़ में किसी ने हैरानी से कहा, यह सचमुच अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज बिजली के सांप को दूर खींच रही है। उस दृश्य को देखकर सूर्यमंडल विशेषज्ञ भी हैरान थे, लेकिन वे केवल हैरान चेहरों के साथ अपने सामने के नजारे को देख सकते थे। उसी समय राजकुमारी श्रुतिका ने अपने होठों को दबाया और उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखने लगी। नील ने बार बार उसकी उम्मीदों को पार किया था। हालांकि इस समय वह चिंतित थी, फिर भी उसे नील पर पूरा भरोसा था। वहीं बिजली के सांप के कमजोर होने की गति बढ़ती ही गई और विशाल पर्वत के आकार से सिकुड़कर छोटे पहाड़ के आकार का हो गया। अंत में वह सभी की आंखों के सामने से गायब हो गया। तो क्या होगा आगे? और क्या नील के दैवीय शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, या फिर दूसरी लहर और भी भयानक होगी?